गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल के आगे की बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। कल हम लोगों ने कॉस्ट तक की बात करी थी। कॉस्ट का मतलब होता है वो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो हमने खर्च किया है, जो हमने किसी प्रोडक्ट को बनाने में खर्च किया है या किसी एक्टिविटीज़ को करने में खर्च किया है। अर्थात वो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, वो अमाउंट ऑफ खर्चा जो हमने किसी एक्टिविटीज़ को बनाने में खर्च किया हो, या हमने किसी प्रोडक्ट को बनाने में खर्च किया हो, या हमने किसी आर्टिकल को बनाने में खर्च किया हो, या कोई एक्टिविटीज़ करने में कोई खर्च किया हो, तो उसे हम कॉस्ट कहते हैं। दोस्तों, वाउचर का मतलब क्या? एक सिंपल से एविडेंस से बात करता हूँ कि सपोज करो कि मैंने आपको बोला कि भाई ये फ़ोटोकॉपी करवा के लेके आओ। अब वो फ़ोटोकॉपी करवा के लेके आए, आपने मुझे बिल दिया कि सब 40 रुपये का ये हुआ, 40 रुपये का खर्चा हुआ। मैंने कहा मैं कैसे मान लूँ कि 40 रुपये का खर्चा हुआ है? बोले साहब इतनी फ़ोटोकॉपी और इतने पर पेज के हिसाब से इतना। मैंने कहा मेरे को फ़ोटोकॉपी वाले का बिल बताओ। मैंने फ़ोटोकॉपी वाले का बिल देखा। वो बिल को देखकर मुझे डिटेलिंग मालूम पड़ी। वो बिल को देखकर मुझे ऑथेंटिकेट मालूम पड़ा कि मेरे स्टाफ ने कोई बदमाशी नहीं करी है। वो बिल को देखकर मैं अपने आप को संतुष्ट कर पा रहा हूँ कि कहीं कोई फ्रॉड नहीं है। इसका मतलब वाउचर मतलब वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वो एविडेंस, वो सबूत, आपकी भाषा में बिल, जिसकी सहायता से मैं जर्नल एंट्री करता हूँ, जो सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसकी सहायता से मैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता हूँ। तो वाउचर मतलब एक एविडेंस, एक सोर्स डॉक्यूमेंट जिसकी सहायता से मैं उसकी एंट्री करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। वाउचर एक एविडेंस है जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को बताता है। एग्जाम्पल ऑफ वाउचर आर द कैश मेमो, मतलब कैश बिल। ये जो कैश बिल है ये रहा। इनवॉइस मतलब बिल, राइट। बिल, इनवॉइस और बिल। रिसिप्ट, जब हम किसी से पैसा लेते हैं तो उसको रसीद देते हैं। अगर हमने कोई माल लौटाया या माल लौट कर आया तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। सीधी एक भाषा में वाउचर मतलब सबूत, वाउचर मतलब इनवॉइस, वाउचर मतलब रसीद, वाउचर मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके खर्चों को, आपकी रिसिप्ट को, आपके बिल को सपोर्ट करता है, जो आपके ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है, जिससे एक एविडेंस हो जाए, सबूत हो जाए कि वो खर्चा या वो रिसिप्ट या वो बिल या वो माल बेचना या वो माल खरीदना सब कुछ सही है। तो दोस्तों, वाउचर को हम एक बिल की भाषा में लेंगे, वाउचर को हम एक रिसिप्ट की भाषा में लेंगे, वाउचर को हम एक कैश मेमो की भाषा में लेंगे। दोस्तों, वाउचर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का एविडेंस है। सीधी सी लाइन, इट इज एन एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट इज एन एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। दोस्तों, अब आ रहा है बहुत खास बात, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है जब हमने अपने किसी कस्टमर को माल बेचा हो और 10,000 का माल हमने उसको 9.5 में दिया हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि उस कस्टमर को ओबलाइज करें, या वो कस्टमर चाहता है कि कुछ हमसे फ़ायदा उठाए, और हमने 10,000 की चीज़ उसको 9,500 में दी, तो इसे डिस्काउंट कहते हैं। दोस्तों, डिस्काउंट सेलर के लिए लॉस है और परचेजर के लिए फ़ायदा है। लेकिन ये डिस्काउंट बेसिकली आपकी किताबी ज्ञान में 2 तरह का डिस्काउंट कहलाता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। दोस्तों, इन दोनों डिस्काउंटों में अंतर समझना अपने लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में अंतर क्या, राइट। ये यहाँ चले दोस्तों, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये ट्रेड डिस्काउंट और ये कैश डिस्काउंट। पहली बात, ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या? ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट जो हम सभी कस्टमर को देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट जो हम सभी कस्टमर को देते हैं, जो हम सेल्स को इंक्रीज करने के लिए देते हैं। तो इट इज गिवन टू ऑल कस्टमर for increase
10 सेल्स। ये वो डिस्काउंट है जो हम सभी कस्टमरों को डिस्काउंट सेल्स बढ़ाने के लिए देते हैं। दोस्तों ये हमारी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। दो इंपॉर्टेंट बातें इसमें दोस्तों कि इट इज गिवन टू ऑल कस्टमर, और इंपॉर्टेंट है इट इज इंक्रीज सेल्स। ये डिस्काउंट हम जो देते हैं दोस्तों, ये हम कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए देते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए देते हैं। ये वो डिस्काउंट होता है जो हम सभी कस्टमर को देते हैं। ये वो डिस्काउंट होता है जो हम कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए देते हैं। ये वो डिस्काउंट होता है जिससे हमारा टर्नओवर बढ़ता है। दोस्तों इस डिस्काउंट के बहुत सारे एग्जाम्पल है। फ्लैट 10% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, एक पे एक फ्री, ऑफ सीजन डिस्काउंट, ऑफ सीजन डिस्काउंट, ऑफ सीजन डिस्काउंट। तो दोस्तों ये वो डिस्काउंट होते हैं जो हम सभी को देते हैं। ये वो डिस्काउंट होते हैं जो हम ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए देते हैं। ये वो डिस्काउंट होता है जो हम बिक्री बढ़ाने के लिए देते हैं। ये वो डिस्काउंट होता है जो दुकान के बाहर बोर्ड लगा है। ऑफ सीजन डिस्काउंट मतलब ठंड निकल गई, स्वेटर का स्टॉक पड़ा है, स्टॉक क्लियरेंस सेल्स, 10% ऑफ फ्लैट। यहां पे अपन बोलते हैं स्टॉक क्लियर सेल। दीज आर द डिस्काउंट जिनसे हम कस्टमरों को अट्रैक्ट करके कस्टमर को बुला के ऑफ सीजन डिस्काउंट, फ्लैट 10% ऑफ, वो बाय वन गेट वन फ्री, राइट, ऑफ सीजन। यहाँ पे अपन बात करें तो ये तमाम स्टॉक क्लियरेंस सेल्स, ये तमाम तरह के डिस्काउंट सभी कस्टमर को, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट की बातचीत करें दोस्तों हम लोग, और ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं यहाँ पे। चलो दोस्तों यहाँ पे अपन लोग बातचीत कर रहे थे। ओके, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, फोर्थ पॉइंट की तरफ। दोस्तों ये डिस्काउंट जो होता है ना, ये बिल में शो होता है, ये बिल में शो होता है, लेकिन ये डिस्काउंट जर्नल एंट्री में शो नहीं होता है। ये डिस्काउंट जर्नल एंट्री में शो नहीं होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो बिल में शो होता है पर जर्नल एंट्री में शो नहीं होता है। ये डिस्काउंट कैलकुलेट फर्स्ट होता है, ये कैलकुलेट फर्स्ट होता है, मतलब फर्स्ट इट इज कैलकुलेटेड। तो दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट जो सभी को दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट जो बिक्री बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट जो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ये नगद और उधार दोनों सेल्स पर दिया जाता है। ये जान पहचान वाले कस्टमर हो या न जान पहचान वाले कस्टमर हो, सभी को दिया जाता है। ये डिस्काउंट में ऑफ सीजन डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, 10% फ्लैट डिस्काउंट, स्टॉक क्लियरेंस सेल्स, ये वो डिस्काउंट होता है। ये डिस्काउंट बिल में शो होता है पर जर्नल एंट्री में शो नहीं होता। ये डिस्काउंट पहले कैलकुलेट होता है। ये हमारी सेल्स को अफेक्ट करता है। दोस्तों अब हम बातचीत करेंगे कि हमारा अगर केस डिस्काउंट है तो क्या है। पहली बात, इट इज नॉट गिवन टू ऑल द कस्टमर, इट इज गिवन टू ओनली दोज कस्टमर who pay amount immediately। यहां पे अपन बात करें
थोड़ा सा पेन बारीक कर लेता हूँ दोस्त। और प्रॉम्प्ट बेसिस क्या मतलब हुआ दोस्तों इसका? कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि हमें पैसा जल्दी कलेक्ट हो। कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि पैसा हमको हाथों हाथ कलेक्ट हो। कैश डिस्काउंट उन्हीं कस्टमर को दिया जाता है जो हमको पैसा माल बेचते समय तुरंत दे दे या विद इन टाइम पीरियड में दे दे, 5 दिन 10 दिन जो हमने टाइम दिया हो। तो इट इज नॉट गिवन टू ऑल द कस्टमर, इट इज गिवन टू दोज कस्टमर हु विल पे द अमाउंट इमीडिएटली और प्रॉम्प्टली। व्हाट आई एम यूजिंग द वर्ड इमीडिएटली मतलब हाथों हाथ दे रहा हूं, और प्रॉम्प्टली। तो कैश डिस्काउंट विल बी प्रोवाइडेड टू दोज कस्टमर हु विल पे द अमाउंट इमीडिएटली और प्रॉम्प्टली। इट इज नॉट गिवन टू ऑल द कस्टमर। तो दोस्तों सेकेंड नंबर के पॉइंट की बात करें तो कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, और यहां पे क्या होता है? टू कलेक्ट द कैश। यहां का उद्देश्य क्या होता है? कलेक्ट कैश अर्ली। टू कलेक्ट कैश अर्ली, अर्ली का मतलब जितना कैश कलेक्ट होगा जल्दी उतने। इसका ऑब्जेक्ट होता है टू कलेक्ट कैश अर्ली। यहाँ पे इसके डिस्काउंट में कोई अपन बातचीत करें कि पे, यहाँ पे अपन इसका एग्जाम्पल की बात करें कि अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में क्या होगा? इफ कस्टमर पे अमाउंट नाउ, या तो हाथों हाथ दे दे, और विद इन टाइम पीरियड, और विद इन 5 days 10 days, मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यदि कस्टमर मुझे हाथों हाथ पैसा दे देता है या 5 दिन 10 दिन जिसमें भी मैं टाइम बोलता हूं उतने में दे देता है तो मैं डिस्काउंट दूंगा। मैंने अपने कस्टमर को बोला कि तू मुझे हाथों हाथ पैसा दे, मैं तेरे को 2% डिस्काउंट दूंगा, या तू मुझे 5 दिन में भी पैसा दे देगा तो मैं तेरे को 2% डिस्काउंट दूंगा। इफ आई एम गिविंग द डिस्काउंट टू द कस्टमर, इफ कस्टमर विल पे द अमाउंट विद इन 5 or 10 days, विद इन 15 days, और पे नाउ, जो भी मैंने टर्म्स कंडीशन बोली हो, जो भी मैंने टाइम दिया हो, जो भी मैंने बातें बोली हो, अगर उस टाइम पीरियड में कस्टमर मुझे पैसा देता है then I will provide the discount to the customer. This discount is not given to all the customer. This discount is given to those customer who will pay the amount immediately or within the time period. This discount is given, the object of this discount is to collect the cash promptly, is to collect the cash as early as possible. तो दोस्तों कैश डिस्काउंट पैसा कलेक्ट करने के लिए, पैसा जल्दी कलेक्ट करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों चौथे नंबर पे इसे बिल में शो नहीं होता है, ये बिल में शो नहीं होता है, ये बिल में शो नहीं होता। इट इज नॉट शोन इन द बिल, इट इज नॉट शोन इन द बिल, राइट। ये जर्नल एंट्री में शो होता है, मतलब अपोजिट चल रहा है। ये ट्रेड डिस्काउंट बिल में शो होता है, ट्रेड डिस्काउंट और शोन इन द बिल, कैश डिस्काउंट आर नॉट शोन इन द बिल। Journal entry for trade discount is not entered, but the cash discount journal entry would be entered. ट्रेड डिस्काउंट पहले कैलकुलेट होता है और कैश डिस्काउंट बाद में कैलकुलेट होता है। इट इज कैलकुलेटेड आफ्टर, इट इज कैलकुलेटेड आफ्टर टीडी। ये दोस्त टीडी कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेट होता है मीन्स सेकेंड नंबर पे। तो दोस्तों ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच में अंतर है मेरे दोस्तों। ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट जो सभी कस्टमरों को दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट जो ग्राहकों को बिक्री बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट जो स्टॉक को क्लियर करने के लिए, माल को फास्ट रोटेट करने के लिए दिया जाता है। ऑफ सीजन क्लियर, ऑफ सीजन डिस्काउंट, स्टॉक क्लियरेंस सेल, बाय 1 get 1 फ्री, फ्लैट 10% ऑफ। These are the example of trade discount. Trade discount would be shown in the bill. Journal entry of trade discount would not be entered and it is calculated first. Cash discount, it is not given to all the customer. It is given to those customer who will pay the amount immediately or within the time period, whatever I am saying, 5 days, 10 days, 15 days, whatever I am giving the time to the customer. The object of cash discount is to collect the cash promptly or early as possible. The example of cash discount is if the customer will pay the amount now or within the time period, whatever I am giving the time period. If the customer will give the amount within the time period, then we would allow the cash discount to the customer.
Fourth one is it is not shown in the bill, but the case discount journal entry would be recorded in the books of accounts. It is calculated after the trade discount. First trade discount would be calculated. When we calculate the discount, first trade discount would be calculated, then after case discount would be calculated. दोस्तों ये रहा अपने लिए ट्रेड डिस्काउंट और केस डिस्काउंट, चेक करें। अब आता है दोस्त कुछ और शब्दों से परिचित करना। दोस्तों हम लोगों ने वर्ड पढ़ा डिस्काउंट। डिस्काउंट हम स्वेच्छा से देते हैं, डिस्काउंट हमारी इच्छा से देते हैं। चल यार माल बेचना, दे दिया, यार चल यार तू पैसा दे रहा, मैं तेरे को दे रहा हूं। दैट इज गिवन बाय मतलब डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सेलर। बैड डेट्स का मतलब क्या हुआ? मैंने दर्श जैन को माल बेचा, दर्श जैन को उधार माल बेचा, दर्श जैन मेरा डेटर्स है। मैं दर्श जैन के पास पैसा लेने गया, दर्श जैन ने मेरे को बोला कि यार मेरी तो स्थिति खराब है, मैं तो दे ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ घर पे खाने को ही नहीं, तो मैं आपको क्या पैसा दूं? मैंने क्या देना पड़ेगा? बोले है ही नहीं तो मैं क्या दूंगा। मैंने उसके ऊपर कोर्ट केस कर लिया, पुलिस दावा कर लिया, उसकी संपत्ति बेच दी, तो भी मेरा पैसा नहीं आया। ये बैड डेट्स। सेकेंड, मैं दर्श के पास पैसा लेने गया, दर्श उस जगह पे मिल ही नहीं रहा है, दर्श वो एड्रेस छोड़ के कहीं भाग चुका है। मैंने काफ़ी ढूंढा, काफ़ी कोशिश करी, पर नहीं मिला है। इसका मतलब वो लापता हो गया है। मैं उसको ढूंढ रहा हूं पर मेरे को पैसा मिलने का कोई चांस नहीं लग रहा है। मैं बोलूंगा ये मेरा बैड डेट्स हो गया, डूबत ऋण। बैड डेट्स को हिंदी में बोलते हैं डूबत ऋण। तीसरा है कि मैं दर्श के पास पैसा लेने गया और दर्श ने रिवॉल्वर निकाल ली और दर्श ने बोला आज के बाद कभी यहाँ दिख गए तो वापस नहीं जाओगे। तो मैंने बोला नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा था, अब तो मैं आऊंगा ही नहीं कभी भी, जान से बढ़ के थोड़ी कोई चीज़ है, मेरे को अब आपसे पैसा लेना ही नहीं। इसका मतलब यहाँ भले ही वॉलंटरी की बात हो, लेकिन यहाँ मेरी मजबूरी छुपी है, वो दे ही नहीं रहा। जब मैं लेना चाहता हूं पर सामने वाला नहीं दे रहा हो, या तो वो दिवालिया हो गया हो, या वो बदमाश हो गया हो, या वो लापता हो गया हो, किसी भी कारणवश मैं उससे लेना चाहता हूं पर वो नहीं दे पा रहा है, दैट इज नॉन एज बैड डेट्स। इसको हम बैड डेट्स की संज्ञा कहेंगे, इसको हम बैड डेट्स बोलेंगे। दोस्तों बैड डेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो मजबूरी बताता है, जो कस्टमर की अनअवेबिलिटी बताता है, जो कस्टमर की ऐसी स्थिति बताता है कि वो पैसा देने में असमर्थ है। तो जब हमने किसी को माल बेचा हो, किसी को सेवाएं दी हो, हमको उससे पैसा लेना हो और वो नहीं दे पा रहा हो, शायद वो दिवालिया हो गया हो, शायद वो उसके पास पैसा नहीं हो, शायद उसकी स्थिति खराब हो गई हो, शायद वो बदमाश हो गया हो, शायद वो गायब हो गया हो, इन कारणों से मजबूरी में मेरे को पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो मैं उसे बैड डेट्स या डूबत ऋण कहूंगा। दोस्तों अगला शब्द आता है बुक वैल्यू, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब साल के एंड में हमारी इकोनॉमिक पोजीशन को बताता है। बैलेंस शीट एक ऐसा प्रपत्र डॉक्यूमेंट है जो एक बिजनेसमैन की, एक बिजनेस की साल भर की स्थिति होने के बाद साल के अंत में, एंड में, वो किस पोजीशन पे, उस बिजनेस के पास क्या असेट्स है, उस बिजनेस के पास क्या लाइबिलिटीज है, उस बिजनेस की खुद की मालिक की कितनी कैपिटल है, ये तमाम तरह की बातें, प्रॉफिट का रिफ्लेक्शन कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, उसके पास कितने रिजर्व पड़े हुए हैं, अर्थात जिन जिन के भी बैलेंस बचे रहते हैं, जिन जिन भी खातों के बैलेंस बचे रहते हैं, उन सब की एक शीट बना दी जाती है जिसे बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक असेट्स, पावरफुलनेस, प्रॉपर्टी, ओन प्रॉपर्टी, राइट, इकोनॉमिक रिसोर्स आइटम, वो बताई जाती है, और एक लाइबिलिटीज, कर्जे, दायित्व और कैपिटल को बताया जाता है। तो बैलेंस शीट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज द असेट्स, सेकंड इज द लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। कैपिटल इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लाइबिलिटी, बट इट इज नोन एज इंटरनल लाइबिलिटी, इट इज एन ऑनर्स लाइबिलिटी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी एक बोला जाता है कि असेट्स, इट इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट अप्रोच, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज, बाहरी कर्जे, बाहरी दायित्व प्लस मालिक का कर्जा, कैपिटल। So that is known as accounting equation approach, and we should say assets equal to liabilities plus capital. हम इसे assets equal to liabilities plus capital कहेंगे। मेरे दोस्तों ये जो बातचीत हो रही है अपनी, इसे अपन बैलेंस शीट की बातों के साथ में बोलना चाहेंगे। बैलेंस शीट मतलब तमाम असेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंस, तमाम चीजें जो हमारे पास साल भर की स्थिति को दर्शाती है। बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है।
बैलेंस शीट हमारी इकोनॉमिक पोजीशन को बताती है, बैलेंस शीट हमारी वस्तु स्थिति को बताती है, बैलेंस शीट बताती है कि हम कितने पानी में हैं, बैलेंस शीट बताती है कि हम कितने प्लस में कितने माइनस में हैं, बैलेंस शीट बताती है कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी कितना कर्जा है, बैलेंस शीट बताती है कि हमारी स्थिति क्या है, बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक पोजीशन को डिनोट करती है दोस्तों, एंड दैट इज नोन एज द बैलेंस शीट। असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रिजर्व। अब दोस्तों बुक वैल्यू का मतलब क्या? बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें होती है दोस्तों वो सब बुक वैल्यू पर बताई जाती है। जैसे मैंने एक फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर मैंने खरीदा था 1 लाख रुपए में, पर 1 लाख रुपए का फर्नीचर को मैंने साल भर यूज करा, साल भर मैंने इसका काम लिया, तो इससे इसमें कुछ घिसावट हुई, इसकी वैल्यू में कुछ कमी हुई, तो उसे कमी को बोलते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन मतलब फिक्स असेट्स को यूज करने से उसकी वैल्यू में जो कमी होती है उस कमी को डेप्रीशिएशन कहते हैं। और दोस्तों 5,000 की इसकी वैल्यू गिर गई, तो आज की तारीख में जो इसकी वैल्यू बची है उसे हम बुक वैल्यू कहेंगे। और दोस्तों बैलेंस शीट में यही वैल्यू दिखेगी। जब हम बैलेंस शीट को शॉर्ट में बोलते हैं BS, बैलेंस शीट, इसे हम बुक वैल्यू के माध्यम से शो करेंगे। तो व्हाट डू मीन बाय बुक वैल्यू? जितने में हमने असेट्स खरीदी है उस पर डेप्रीशिएशन लगने के बाद, उसकी घिसावट होने के बाद, उसमें कमी होने के बाद आज उस असेट्स की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द बुकिश वैल्यू, व्हाट इज द पुस्तकी मूल्य ऑफ दैट असेट्स, दैट वुड बी शोन इन द बैलेंस शीट। इसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आती है बात कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले आती है एक और बुक, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों बही खाते क्या है? आपने देखा होगा कई बार अपन ने दीपावली के समय अपने यहाँ कई पूजा वगैरह में बही खाते रखा जाते हैं, जिसमें लाल कलर के बही चोपड़े रखे जाते हैं। नए जमाने के हिसाब से कंप्यूटर स्टेशनरी रखी जाती है। तो दोस्तों कंप्यूटर पे अगर आप काम करते हो तो कंप्यूटर स्टेशनरी पे प्रिंट आउट निकलता है, दैट इज ऑल्सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैन्युअली अकाउंटिंग करते हो तो आपकी बही खाते कॉपियां होती है। इन कॉपियों में आपकी कैश बुक होती है, बैंक बुक होती है, जर्नल होती है, लेजर बुक होती है। तो कैश बुक हो गई, बैंक बुक हो गई जिसमें कैश की एंट्री करते हो, बैंक की एंट्री करते हो, जर्नल एंट्री लिखते हो, लेजर बनाते हो, इन्हें बही खातों की बुक्स कहते हैं। इन्हें इंग्लिश में बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, अर्थात अकाउंट्स रखने की बही खाते, उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। तो व्हाट थिंग्स यू आर मेंटेन, व्हाट आर द वेराइटीज ऑफ बुक्स मेंटेन? तो यू आर मेंटेनिंग द जर्नल एंट्री, लेजर, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, बैंक बुक, दीज आर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो आप बनाते हो, ये मैन्युअली करते हो तो कॉपियों में होते हैं, और अगर कंप्यूटर में करते हो तो कंप्यूटर स्टेशनरी पे इनका प्रिंट आउट निकल के बाहर आता है, बट दीज आर नोन एज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बही खाते। दोस्तों अगला पॉइंट आता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है दोस्त जो माल मैंने बेचा उसकी लागत। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब मैंने 50,000 रुपए का माल बेचा तो मुझे वो 50,000 रुपए का माल कितने में पड़ा, कितने में पड़ा, कौन सा माल बेचा, उसमें खर्चे भी आ गए, माल खरीदा कितने का, उसके ऊपर खर्चे कितने लगे, कुल मिला के बनिया बुद्धि, कुल मिला के सिंधी बुद्धि की माल 50,000 में बेचा तो 50,000 का माल मेरे को कितने में आया, मेरे को कितने में पड़ा, मेरे को माल कितने में रिसीव्ड हुआ। तो 50,000 का माल मुझे 40,000 में रिसीव्ड हुआ, 40,000 रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता मुझे माल कितने में पड़ा, मुझे माल कितने में आया। क्रेडिट और डेबिट, दोस्तों पूरा अकाउंट्स इन दो बातों पे टिका है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का मतलब होता है ये दो साइड होती है। डेबिट एंड क्रेडिट आर द टू साइड। डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती है जिन साइडों के माध्यम से हमको समझने की जरूरत है। तो डेबिट एंड क्रेडिट आर द टू साइड, जो हमको यहां पे बात करने की जरूरत है मेरे दोस्तों, ये रही बात है। क्रेडिट इज द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, मतलब जब भी मैं अगर ऐसी बात करूंगा तो ये रही, राइट, ये रही डेबिट एंड क्रेडिट। ये राइट हैंड साइड हो गई मेरे दोस्तों, ये राइट हैंड साइड हो गई और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। ये अकाउंट बन रहा है, दैट इज एन अकाउंट, टी शेप अकाउंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज लेजर। Credit is an right hand side. If an account to be credited, then the entry is posted in the credit side of the account. In such an event, it is said that
द अकाउंट्स बी क्रेडिटेड, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड क्रेडिटो। दोस्तों बस ये एक वर्ड ध्यान रखना है, ये एक इटालियन वर्ड से अपने को लेकर आया, क्रेडिटो वर्ड से, ये क्रेडिटो। तो दोस्तों अभी अपने को सिर्फ इतना समझना है, डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती है। एक अकाउंट बनता है, लेजर बनता है जो टी शेप में बनता है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। क्रेडिट साइड एक लैटिन वर्ड, यहाँ पे इटालियन वर्ड से आया क्रेडिटोस, और दोस्तों डेबिट वर्ड एक इटालियन वर्ड डेबिटो से आया है। तो क्रेडिट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड क्रेडिटो एंड डेबिट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड डेबिटो, राइट। तो डेबिट इट इज एन लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट इट इज एन राइट हैंड साइड। एक लेजर एक अकाउंट में ये दो साइड के माध्यम से बताया जाता है। दोस्तों डेप्रिसिएशन का मतलब क्या अभी समझाया। डेप्रिसिएशन मतलब जब हम किसी फिक्स असेट्स को, किसी नॉन करंट असेट्स को, फर्नीचर को, प्लांट मशीनरी को, व्हीकल को, कंप्यूटर को रेगुलरली यूज करते हैं, टाइम बीत जाता है, वियर एंड टीयर होता है, तो उसके कारण उसकी वैल्यू गिर जाती। तो जब किसी नॉन करंट असेट्स को रेगुलरली यूज करने से, एफ्लक्शन ऑफ टाइम होने से, एब्सोलेंस होने से, अप्रचलन होने से अगर किसी असेट्स की वैल्यू में कोई गिरावट आती है तो उसे अपन डेप्रिसिएशन कहते हैं। मान लो मैं कंप्यूटर लेकर आया, उसे यूज कर रहा हूं, क्या उसकी वैल्यू गिर रही है? हाँ। क्या टाइम बीतने से नया मॉडल आ गया? यस। अप्रचलन हो गया पुराना मॉडल? यस। क्या जैसे ही नया मॉडल आता तो पुराने मॉडल की वैल्यू गिर जाती है? यस। तो जब हम किसी नॉन करंट असेट्स को रेगुलरली यूज करते हैं, टाइम कंज्यूम हो जाता है, एब्सोलेंस हो जाता है, एफ्लक्शन ऑफ टाइम हो जाता है, तो उसके कारण उसकी वैल्यू मार्केट में गिर जाती है। उस गिरावट को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो दोस्तों मेरे यहाँ पे अगर अपन बातचीत करें तो डेप्रिसिएशन का मतलब यहाँ पे है डेप्रिसिएशन जब हम किसी नॉन करंट असेट्स को रेगुलरली यूज करते हैं, राइट। एफ्लक्शन ऑफ टाइम होता है, एफ्लक्शन ऑफ टाइम मतलब टाइम कंज्यूम होता है। वियर एंड टीयर मतलब वही बात हो गई आपका यूज करना। एब्सोलेंस होता है, एब्सोलेंस का मतलब आउट ऑफ फैशन। तो इसके कारण जो उसकी वैल्यू गिरती है, उस गिरावट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो जब किसी नॉन करंट असेट्स को रेगुलरली यूज करने से, टाइम बीतने से, वियर एंड टीयर होने से, एब्सोलेंस होने से उसकी वैल्यू में जो कमी होती है, उस कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। दोस्तों ये एक एक परिभाषा आपको मान के चलना मेरे दोस्तों, दो 3 बार पढ़नी पड़ेगी। मेरे लेक्चर को आपको 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा, आपको 2 बार सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारे शब्द हैं जो आपको समझना है। बट ये कोई टफ नहीं है, आपको मजा आने वाले शब्द है, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो इन शब्दों से परिचय होना स्वाभाविक सा, इनके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। किसी ने बोला बेड डेट्स तो मालूम है यार मेरा पैसा डूब गया। किसी ने बोला डिस्काउंट तो बोला यार मालूम है यार मैंने उसको डिस्काउंट दिया। किसी ने बोला डेटर्स, यस यार मैंने तेरे को उधार माल बेचा, मुझे तुझसे पैसा लेना बाकी है। क्रेडिटर्स, यस यार मैंने तेरे से उधार माल खरीदा, मुझे तुझे पैसा देना बाकी है। गुड्स, यस यार जिस चीज में मेरी दुकान चल रही है। असेट्स, यस यार 2 तरह के असेट्स, एक नॉन करंट और एक करंट। नॉन करंट 1 साल से ज्यादा और करंट 1 साल से कम। यस यार स्टॉक, मेरी दुकान पे पड़ा हुआ स्टॉक है। लाइबिलिटीज, यार ऑब्लिगेशन, कर्जा। 2 तरह की लाइबिलिटीज, एक नॉन करंट और एक करंट। 1 साल से ज्यादा हो तो नॉन करंट, 1 साल से कम हो तो करंट। कैपिटल, मालिक द्वारा लगाया गया पैसा। ड्रॉइंग्स, मालिक ने जो घर खर्च के लिए बिजनेस में से पैसा निकाला वो। तो दीज आर द कॉमन टर्मिनोलॉजी विच आर रेगुलरली यूज्ड इन द चैप्टर। ये वो शब्दावली है जो हमको रेगुलरली अपने चैप्टरों में, अपने अकाउंट्स के शब्दों में हमको इनको रेगुलरली यूज करना है। अब आता दोस्त एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है अस्तित्व। एंटिटी 2 तरह की होती है दोस्त। एक होती है बिजनेस एंटिटी, मैं पहले पढ़ा चुका हूं। एक होती है बिजनेस एंटिटी और एक होती है नॉन बिजनेस एंटिटी, राइट। नॉन बिजनेस एंटिटी दोस्तों, एंटिटी का मतलब होता है अस्तित्व। बिजनेस एंटिटी में आ गया टिबड़ेवाल क्लास, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, ये आ गया। और नॉन बिजनेस एंटिटी में पर्सन आ जाते हैं, जैसे दीपक टिबड़ेवाल,
राइट, मुकेश अंबानी, दीज आर नॉन बिजनेस एंटिटी। मेरा अस्तित्व, दीपक टिबड़ेवाल का अस्तित्व एक इंसान के रूप में और टिबड़ेवाल क्लास का अस्तित्व एक बिजनेस के रूप में, गौरव इलेक्ट्रॉनिक का अस्तित्व एक बिजनेस के रूप में, रिलायंस कंपनी का अस्तित्व एक बिजनेस के रूप में। तो दोस्तों एंटिटी मतलब अस्तित्वता, एक बिजनेस एंटिटी और एक नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी मतलब वो अस्तित्व जो एक कंपनी, फर्म, कॉर्पोरेशन, प्रोप्राइटरशिप इनके रूप में काम करती है, उसे बिजनेस एंटिटी कहते हैं। नॉन बिजनेस एंटिटी मतलब जो इंसानों के रूप में काम करती है उसे कहते हैं। इसीलिए मालिक, इसीलिए बिजनेस में बोला गया सेपरेट बिजनेस एंटिटी। इसीलिए बोला गया कि दीपक टिबड़ेवाल का अस्तित्व टिबड़ेवाल क्लास के अस्तित्व से अलग है। ऑल्दो आई एम द ऑनर ऑफ द बिजनेस, लेकिन आई एम नॉट द टिबड़ेवाल क्लास। दीपक टिबड़ेवाल का अस्तित्व टिबड़ेवाल क्लास के अस्तित्व से अलग है। दीपक टिबड़ेवाल एक इंसान है, दीपक टिबड़ेवाल मर सकता है लेकिन टिबड़ेवाल क्लास मर नहीं सकती। दीपक टिबड़ेवाल बीमार हो सकता है लेकिन टिबड़ेवाल क्लास बीमार नहीं हो सकती। मैं जब मेरे घर में जाऊंगा तो मेरी वाइफ मेरे को टिबड़ेवाल क्लास आओ खाना खा लो ऐसा कह के नहीं बोलेगी। मेरे दोस्त मेरे को ये नहीं बोलेंगे चल रहा है क्या टिबड़ेवाल क्लास घूमने। मेरे दोस्त मुझे दीपक के नाम से बोलेंगे, मेरी वाइफ मुझे मेरे नाम से बोलेगी। टिबड़ेवाल क्लास के नाम से संस्था है। आप जब क्लास में आते हो तो आप ये नहीं बोल के आते हो कि हम दीपक टिबड़ेवाल से मिलने जा रहे हैं, आप बोलते हो हम टिबड़ेवाल क्लास जा रहे हैं। इट मीन्स मेरा अस्तित्व अलग है, टिबड़ेवाल क्लास का अस्तित्व अलग है। मैं आपके घर के बाहर से निकला, आपने मेरे को आवाज मारी, क्या आवाज मारोगे? दीपक सर रुक जाओ कि टिबड़ेवाल क्लास रुक जाओ? बोले सर दीपक सर रुक जाओ। इट मीन्स मेरी आइडेंटिटी अलग है। आप जब आपके पापा से मुझे मिलाओगे तो आप बोलोगे ये हमारे दीपक सर है जो हमें पढ़ाते हैं, न कि ये बोलोगे कि ये टिबड़ेवाल क्लास है। हाँ ये बोल सकते हो कि ये टिबड़ेवाल क्लास के ऑनर है, डायरेक्टर है, बट ये नहीं बोलोगे यही टिबड़ेवाल क्लास है। इट मीन्स मेरा अस्तित्व एक इंसान के रूप में और टिबड़ेवाल क्लास का अस्तित्व एक संस्था के रूप में। टिबड़ेवाल क्लास एक बिजनेस एंटिटी और दीपक टिबड़ेवाल एक नॉन बिजनेस एंटिटी है। दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, इसीलिए कहा जाता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी। सेपरेट बिजनेस एंटिटी मतलब मालिक का अपने बिजनेस से, मालिक का अपने बिजनेस से, मालिक का अपने बिजनेस से एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी है। ठीक है दोस्तों, यहां पे अपन बात करें एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटिटी मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट है जो कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज ऑटो, मारुति, टिस्को। ए बिजनेस एंटिटी मीन्स इंटरप्राइजेस, जिसमें इंटरप्राइजेस आएगी, स्टेब्लिश अकॉर्डिंग टू द लॉ विथ इंगेज इन द बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एंटिटी वो होती है जो एक अकॉर्डिंग टू द लॉ स्टेब्लिश की जाती है, जिसमें बिजनेस की कार्यविधि की जाती है, जिसमें माल खरीदना, बेचना, पैसा लेना देना तमाम किया जाता है। उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उसका अपना एक अस्तित्व होता है। रिलायंस कंपनी का अस्तित्व अलग है, टिस्को का अस्तित्व अलग है, मारुति का अस्तित्व अलग है। दीज आर द बिजनेस एंटिटी। इट इंक्लूड द कंपनी, इट इंक्लूड द प्रोप्राइटरशिप, इट इंक्लूड द पार्टनरशिप। देयर आर 3 टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी मेनली। पहला प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मतलब वो बिजनेस जिसमें एक मालिक होता है। पार्टनरशिप मतलब वो बिजनेस जिसमें 2 या 2 से अधिक मालिक होते हैं पर मैक्सिमम 50 तक। और कंपनी मतलब वो बिजनेस जिसमें अनलिमिटेड मालिक होते हैं। तो दोस्तों मालिकों की बात क्या करें, जिसमें एक मालिक वो प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें 2 या 2 से अधिक पर 50 तक पार्टनरशिप, जिसमें अनलिमिटेड मालिक वो कंपनी। कंपनी में मालिकों को शेयर होल्डर बोला जाता है, पार्टनरशिप में मालिकों को पार्टनर बोला जाता है, और प्रोप्राइटरशिप में मालिक को ऑनर या सोल प्रोप्राइटर कहा जाता है। जैसे दीपक टिबड़ेवाल इज द सोल प्रोप्राइटर ऑफ टिबड़ेवाल क्लास, नो वन इज द एसोसिएटेड विथ मी। कोई मेरा ऑनर नहीं, मेरा जितनी फैकल्टी पढ़ा रही है वो सब मेरा पढ़ा रही है, बट ऑनरशिप तो मेरे पास है। तो आई एम द सोल प्रोप्राइटर ऑफ द टिबड़ेवाल क्लास। पर अगर मेरे साथ में 2 पार्टनर और मिल जाए और हम 2-3 जने मिलकर अगर क्लास का ऑनरशिप ले लें तो उसे पार्टनरशिप कहेंगे। बहुत सारे अनलिमिटेड आदमी मिल जाए तो उसे कंपनी कहेंगे। और कंपनी में मालिकों को शेयर होल्डर, अंशधारी, हिस्सेदार कहा जाता है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बोला जाता है, साझेदार बोला जाता है, और सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ऑनर, प्रोप्राइटर, सिंगल ऑनर बोला जाता है। तो एक मालिक प्रोप्राइटरशिप फर्म, एक से ज्यादा मालिक पार्टनरशिप फर्म। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है एंट्री किसे कहते हैं। एंट्री का मतलब वो नहीं कि मेरे को अंदर आने दो, बिजनेस के ट्रांजैक्शनों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिजनेस में होने वाले व्यवहारों को बही खातों में लिखना। बिजनेस में होने वाले व्यवहारों को बही खातों में लिखना। बिजनेस में होने वाले व्यवहारों को बही खातों में लिखना
ही एंट्री कहलाता है। दोस्तों अब आ रही है बात इंसॉल्वेंट की। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या? जब हमने किसी कस्टमर को माल बेचा हो और वो हमें पैसा नहीं दे पा रहा हो, उसकी स्थिति खराब हो गई, उसके ऊपर कर्जा ज़्यादा हो गया, उसके पास प्रॉपर्टी कम हो, वो अपनी लाइबिलिटीज़ नहीं चुका पा रहा हो, वो अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रहा हो, उसके पास पैसा ही नहीं है, उसने अपनी प्रॉपर्टी भी बेच दी फिर भी वो अपने पूरे कर्जे नहीं चुका पा रहा हो। जब एक आदमी का कर्जा उसकी असेट से ज़्यादा हो जाए, जब एक आदमी अपना सब कुछ बेच के भी अपनी लाइबिलिटीज़ नहीं चुका पाए, तो उसे इंसॉल्वेंट या दिवालिया कहते हैं। दिवालिया मतलब कर्जा ज़्यादा, असेट्स कम, सब कुछ बेच के भी अपना दायित्व तो नहीं चुका पाए, तो उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। इंसॉल्वेंट इज ए पर्सन और इंटरप्राइजेस विच इज नॉट इन ए पोजिशन टू पे ऑफ हिज डेट। इंसॉल्वेंट एक संस्था भी हो सकती है, इंसॉल्वेंट एक पर्सन भी हो सकता है जो अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाए, जो अपने दायित्व को नहीं चुका पाए, जिसके पास असेट्स कम है, पैसा कम है, कर्जा ज़्यादा और वो अपने कर्जे को नहीं चुका पा रहा है, वो व्यक्ति या वो संस्था, एंटरप्राइजेस, वो दिवालिया कहलाते हैं। अगली बात प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटर का मतलब होता है वो मालिक जो एक बिजनेस का मालिक है, जो उस बिजनेस की सारी रिस्क लेता है, सारे प्रॉफिट उसके, सारे लॉस उसके, सारे टेंशन उसके। तो प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब वो जो एक बिजनेस की पूरी रिस्क अपने हाथ में लेता है, बिजनेस को चालू करते समय पैसा लगाता है, बिजनेस में मेहनत करता है, सारी रिस्क उसके दिमाग में होती है, फायदा हो तो उसका, घाटा हो तो उसका। तो ये वही पैसा लगाता है। द पर्सन who makes the investment and bear all the risk associated with the business is called proprietor। जो बिजनेस के साथ जितनी भी रिस्क होती है वो मालिक अपने ऊपर लेता है, फायदा तो मेरा, नुकसान तो मेरा, इसे अपन प्रोप्राइटर कहते हैं। रिबेट, रिबेट और डिस्काउंट मोर और लेस एक तरह से सेम चीज होती है। रिबेट और डिस्काउंट मोर और लेस एक तरह से सेम चीज होती है, पर फिर भी थोड़ा सा अंतर। It is a reduction in the price allowed by the seller of goods after the goods have been sold. Stating differently, rebate is offered and allowed on sales completed in the past. It is allowed for all the reason other than for which trade discount is allowed. For example, discount allowed because of poor quality of the goods. क्या होता है दोस्त? माल बेचते समय ही आपने उसको डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट कहलाता है। पर अगर माल बेचने के बाद आप जब उससे पैसा लेने गए और उसने बोला कि आपका माल तो घटिया क्वालिटी का था साहब, आपका माल में तो मज़ा नहीं आया, सब परफॉर्म ही नहीं कर रहा सब ये, तो आपने बोला चल ठीक है 10,000 के बदले 9,000 दे दे, माल बेकार क्वालिटी का था, चल मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो इसे रिबेट कहते हैं। रिबेट और डिस्काउंट मोर और लेस सेम चीज़ है, पर टेक्निकल अंतर ये कि जब माल बेचते समय डिस्काउंट दे रहे हो तो उसे डिस्काउंट कहते हैं, और जब बाद में माल बेचने के बाद में जब पैसा लेने गए और उसने बोला कि आपका माल तो खराब क्वालिटी का था, आपका माल तो परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपका माल तो अच्छा नहीं है, मैं 10,000 रुपये नहीं दूंगा साहब, ये तो काम ही नहीं कर रहा है, ये तो उस क्वालिटी का ही नहीं जो हमने क्वालिटी मांगी थी, पुअर क्वालिटी का है, तो आई एम गिविंग रिबेट। रिबेट भी मेरा नुकसान है, डिस्काउंट भी मेरा नुकसान है, बट डिस्काउंट माल बेचते समय दे दिया जाता है और रिबेट बाद में दिया जाता है। जब गुड्स पुअर क्वालिटी का हो, जब पेमेंट का सेटलमेंट हो, तब हम उससे देते हैं, तो उससे अपन रिबेट कहते हैं। दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट में हमने पढ़ा कि भाई वो आदमी अपने दायित्व को नहीं चुका पा रहा है। सॉल्वेंट का मतलब है कि जब द पर्सन और एंटरप्राइजेस इज एबल टू पे हिज डेट। सॉल्वेंट मतलब सही आदमी, सॉल्वेंट मतलब उसकी स्थिति सही है। तो व्हेन द पर्सन इज सॉल्वेंट मतलब क्या? व्हेन द पर्सन इज एबल टू रीपे द अमाउंट ऑफ हिज डेट। जब पर्सन अपने डेट को चुकाने में समर्थ हो, जब पर्सन अपने डेट को चुकाने में समर्थ हो, तो उसे अपन सॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। तो सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जब वो व्यक्ति अपने दायित्व को चुकाने में समर्थ हो, तो उसे अपन सॉल्वेंट पर्सन की भांति बोला जा सकता है। पक्की बात? तो चले, ये रहा सॉल्वेंट। दोस्तों ये तमाम 39 डेफिनेशंस मैंने आपको दे दी। मैं चाहूँगा कि इनको शॉर्ट में समरी में आपको किन किन को आपको बहुत ध्यान से देखना है। पहला कैपिटल, ये रिवीजन करवा रहा हूं शॉर्ट में 5 मिनट में। कैपिटल मालिक द्वारा लगाया गया पैसा,
मालिक द्वारा बिजनेस को चालू करने में लगाया गया पैसा। ड्राइंग्स, जब मालिक अपने बिजनेस में से घर खर्च के लिए पैसा निकाल लेता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। गुड्स, जिस चीज में आप डीलिंग करते हो, जो चीज खरीदते बेचते हो या बना के बेचते हो, उसे गुड्स कहते हैं। असेट्स, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, मोर देन 1 ईयर और अप टू 1 ईयर। अप टू 1 ईयर। Assets has been classified into 2 parts, tangible, intangible। दिखती है, नहीं दिखती है। Liabilities, obligation, liabilities, obligation to pay the money। नॉन करंट लाइबिलिटीज 1 साल से ज्यादा और करंट लाइबिलिटीज 1 साल से कम। छठा, डेटर्स या BR, इन दोनों को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। मैंने आपको उधार माल बेचा, मुझे आपसे पैसा लेना बाकी है। मैंने आपको उधार माल बेचा, मुझे आपसे पैसा लेना बाकी है, ये ट्रेड रिसीवेबल है। आपने लिख के दे दिया, बिल्स रिसीवेबल। लिख के नहीं दिया, डेटर्स। मैंने आपसे माल खरीदा, आपको पैसा देना बाकी है, क्रेडिटर्स। आपको लिख के दे दिया, बिल्स पेबल। इन दोनों को बोलते हैं ट्रेड पेबल। ये करंट असेट्स में आता है, करंट लायबिलिटीज में आता है। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज मतलब वो चीज जो 1 साल में अपना रूप परिवर्तन कर देती है। डिस्काउंट मतलब वो जो मैं वॉलंटरी अपनी इच्छा से दे रहा हूं अपने कस्टमरों को। 2 तरह का डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। बैड डेट्स मतलब क्या, आप मुझे पैसा दे ही नहीं रहे हो, मजबूरी में मेरा पैसा डूब गया, इसे बैड डेट्स कहेंगे। ये वो शब्दावली है दोस्त जो आपको रोज रोज घर पे दोहराना है। ये वो शब्द है जिनके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपने 39 पढ़े, मैंने 39 में से 9 छांट के दे दिए। ये वो 9 टॉपिक है जो आपके दिलो दिमाग में बसना चाहिए। कैपिटल, मालिक ने लगाया गया पैसा बिजनेस को स्टार्ट करने में। ड्राइंग्स, मालिक द्वारा पैसा घर खर्च के लिए बिजनेस में से निकालना। गुड्स, जिस चीज में आपकी दुकान है, जिस चीज में आप रेगुलरली डील करते हो, इसमें माल खरीदना, परचेज, माल बेचना, सेल, माल लौटाना, परचेज रिटर्न, लौट के आना, सेल्स रिटर्न। साल के शुरुआत में स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, एंड में स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। असेट्स, प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक रिसोर्स जिससे हम कमाते हैं। 2 तरह की, नॉन करंट, करंट 1 साल से ज्यादा के लिए यूज आने वाली, नॉन करंट 1 साल से कम में अपने आप को कैश में परिवर्तित कर देगी, करंट। 2 तरह की बात है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, जो दिखती है वो टेंजिबल, जो नहीं दिखती वो इंटेंजिबल। लायबिलिटीज, एक ऑब्लिगेशन, एक कर्जा, एक दायित्व। नॉन करंट जो 1 साल के बाद चुकाना है, करंट मतलब जो 1 साल के अंदर चुकाना है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब हमने किसी को उधार माल बेचा, हमको किसी से पैसा लेना बाकी है, लिख के दिया तो बिल्स रिसीवेबल, नहीं लिख के दिया तो डेटर्स। ट्रेड पेबल मतलब सप्लायर, हमने जिससे माल खरीदा उसको हमको पैसा देना बाकी है, लिख के दिया तो बिल्स पेबल और नहीं लिख के दिया तो क्रेडिटर्स। हमने अपनी मर्जी से माल बेचते समय डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट सभी को दिया, सेल्स बढ़ाने के लिए दिया, ट्रेड डिस्काउंट पैसा जल्दी कलेक्ट करने के लिए दिया, कैश डिस्काउंट। अगली बात, बैड डेट्स, हमारा पैसा डूब गया, आप हमको पैसा नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आप इंसॉल्वेंट हो गए, आप दिवालिया हो गए, यू आर अनेबल टू पे योर डेट, आप अपने दायित्व को चुका पाने में असमर्थ हो, आपकी स्थिति खराब है, आपके कर्जे ज्यादा, आपके असेट्स कम है, यू आर द इंसॉल्वेंट पर्सन। पर दोस्तों अगर मैं बातचीत करूं कि अगर आपकी स्थिति अच्छी और आप अपने कर्जे को चुका पाने में समर्थ हो, आपकी स्थिति अच्छी और आप अपने कर्जे को चुका पाने में एबल हो, आप अपने कर्जे को आसानी से चुका पा रहे हो, तो यू आर द सॉल्वेंट पर्सन। करंट असेट्स में और क्या क्या चीजें आती है दोस्तों, थोड़ा सा बातें वो। करंट असेट्स मतलब वो असेट जो 1 साल में अपने आप को कैश में कन्वर्ट कर देगी या रूप परिवर्तन कर देगी, जिसको बोलते हैं कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। बैलेंस है दोस्तों हमारी दुकान पे पड़ा हुआ स्टॉक, राइट, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल को बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों करंट लाइबिलिटीज मतलब वो लाइबिलिटी जो 1 साल में हमको चुकाना है, विद इन 1 ईयर हमको चुकाना है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, ये सब चीज। अब दोस्तों इसमें 3-4 चीजें और है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, वो मैं बताऊंगा, बट वो एक चैप्टर के साथ बताऊंगा, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के साथ। बट बिफोर दैट मैं समझता हूं कि अगर आप इस चैप्टर को, सबसे खास चैप्टर है, मतलब मैं बोलता हूं कि पूरे अकाउंट्स में थियोरेटिकल सबसे खास चैप्टर है। अगर इसको तो आपको 3 बार पढ़ना पड़ेगा, रोज रोज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन शब्दों से परिचय के बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि इन शब्दों से परिचय होने के साथ ही आपका कामकाज हो पाएगा। दोस्तों इन शब्दों के बिना आप सब अधूरे हो। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस में होने वाले व्यवहार, माल खरीदना, माल बेचना, खर्चे करना, इनकम लेना, दीज आर द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो हम लोगों ने इन सब शब्दों को अच्छे से अपने दिमाग में उतार लिया है कि ये सब शब्द क्या है। बैड डेट्स हो गया। वाउचर मतलब वो डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग एविडेंस, राइट, जिसकी सहायता से हम एंट्री कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन मतलब किसी भी फिक्स एसेट्स को यूज करने से उसकी वैल्यू में जो गिरावट होती है उसे अपन डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन। वाउचर मतलब वो सपोर्टिंग एविडेंस, वो डॉक्यूमेंट जिसकी सहायता से अपन बात करते हैं। यहां पे अपन बोलेंगे फॉल इन द वैल्यू। ये मैंने आपको समरी के तौर पे सब कुछ दे दिया है। ये पूरा टीएस ग्रेवाल साहब की बुक थी जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करी। इसके समरी नोट्स मैंने अपने उसमें दिए हुए हैं। समरी नोट्स में मैंने की पॉइंट भी दिया हुआ है, बट इन शब्दों से तो आपको रोज बोलना है। रोज 5 मिनट जैसे अपन भगवान की पूजा करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, वैसे ही अपने को कम से कम 4-5 दिन तक इन शब्दों से परिचय करना। कोई बोले कैपिटल, यस मालिक ने पैसा लगाया। ड्राइंग्स, यस मालिक ने घर खर्च के लिए निकाला। गुड्स मतलब जिसमें हमारी दुकान है। असेट्स मतलब प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक रिसोर्स। लाइबिलिटीज मतलब कर्जा। बैड डेट्स मतलब तुमने हमारा पैसा नहीं दिया, तुम्हारी स्थिति खराब है। डिस्काउंट मतलब हमने स्वेच्छा से तुमको डिस्काउंट दिया। तो दोस्तों ये तमाम तरह के जो शब्दावली है ये आपको रेगुलरली यूज करने पड़ेंगे, तब जाके आप काम कर पाओगे, तब जाके आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप इन चीजों से परिचित हो। तो दोस्तों इन शब्दावली, इन इकोनॉमिक टर्म्स, इन बेसिक टर्म्स को आपको बार बार दोहराना है, क्योंकि जब भी हम पूरे अकाउंट्स को पढ़ेंगे, जब भी हम पूरे कोर्स को पढ़ेंगे, तो हमें बार बार इन सब शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा कि ये क्या है। एक्सपेंसेस मतलब वो चीज जो हम इनकम कमाने के लिए कोई खर्चा करते हैं। रेवेन्यू मतलब वो चीज जो माल बेचना। इनकम मतलब रेवेन्यू में से खर्चे घटाना। गेन मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटीज से कुछ कमाना। तो दोस्तों ऐसे कुछ शब्दावली है जो आप लोग मेमोराइज करोगे। अगली बैच आ चुकी है, इसलिए आज इतना ही रख रहा हूं, पर उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब जने इस लेक्चर को और पुराने लेक्चरों को अच्छे से रिवाइज करोगे, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसी बात के साथ आज का लेक्चर पैक करता हूं। थैंक यू।